की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से जिस तनाव ने राष्ट्रीय स्तर पर हलचल पैदा की है, उसके केंद्र में दो ही चेहरे हैं, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। दोनों कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। दोनों अपने अपने सामाजिक आधार और राजनीतिक ताकत के लिए पहचाने जाते हैं और दोनों के बीच लंबे समय से चली आ रही खींचतान अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। सवाल ये है कि ऐसी स्थिति क्यों बनी और इसने कांग्रेस के पहले से कमजोर हो चुके हाईकमान की सीमाएं कैसे उजागर कर दी। दरअसल शुरुआत उस क्षण से हुई जब डीकेएस ने अचानक मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी तेज कर दी। ये कदम अचानक नहीं था, बल्कि वह क्षण उनके लिए अब या कभी नहीं जैसा बन गया। पार्टी के अंदर लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी। 2023 में सत्ता में आने से पहले कांग्रेस नेतृत्व ने शिव कुमार को वादा किया था कि वह सिद्धारमैया के साथ ढाई साल के फॉर्मूले पर सहमत हैं। लेकिन बीते 1.5 साल में ये बात साफ दिखने लगी कि सिद्धारमैया विधायकों और जनता दोनों की नजर में मजबूत स्थिति में बने हुए हैं। इसी बीच भाजपा और जेडीएस के बीच बढ़ती चुनावी समीकरणों, पीएम नरेंद्र मोदी के कांग्रेस जल्द बटेगी वाले बयान और 2026 चुनावों के महत्व ने कर्नाटक को सत्ता संघर्ष का मंच बना दिया। शिव कुमार तमाम राज्यों में पार्टी को वित्तीय और संगठनात्मक स्तर पर मजबूत करने के लिए जाने जाते हैं। दशकों से उन्होंने कांग्रेस हाईकमान की जरूरतों को पूरा किया है। फंडिंग से लेकर रणनीति तक में उनका योगदान हमेशा अहम रहा है। शायद यही विश्वास उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि वह इस समय सबसे अधिक प्रभाव डाल सकते हैं। पार्टी के अंदर अनुमान लगाया जाता है कि 135 कांग्रेस विधायकों में से 56 खुले तौर पर उनके साथ हैं। ये संख्या निश्चित रूप से निर्णायक नहीं है, लेकिन अगर हाईकमान संकेत दे दे तो समीकरण उनके पक्ष में तेजी से बदल सकते हैं। पर शिव कुमार ये भी जानते हैं कि अगर उन्होंने सरकार गिराने का जोखिम लिया तो भाजपा के समर्थन पर निर्भर होकर मुख्यमंत्री बनना मुश्किल और अस्थिर स्थिति पैदा कर सकता है। दूसरी ओर सिद्धारमैया की ताकतें किसी से छिपी नहीं है। उनका सामाजिक आधार, खासकर ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच उनकी स्थापना उन्हें कर्नाटक कांग्रेस का मुख्य स्तंभ बनाती हैं। उनकी छवि एक साफ सुथरे और बड़े नेता की रही है। हालांकि इस कार्यकाल में उन पर कुछ आरोप भी लगे, खासकर उनकी पत्नी के खिलाफ लगाए गए आरोपों ने उनकी छवि को हल्का नुकसान पहुंचाया। पर राजनीतिक रूप से वह अभी भी सबसे प्रभावशाली चेहरा बने हुए हैं। वे अहिंदा गठजोड़ के प्रतिनिधि के रूप में पार्टी के लिए भावनात्मक और जातीय प्रतीक भी हैं। यही कारण है कि राहुल गांधी, जो इस समय कांग्रेस हाईकमान में सबसे निर्णायक और प्रभावशाली आवाज है, पूरी तरह उनके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। वहीं राहुल गांधी का लगातार जाति जनगणना के आधार पर राजनीति को मजबूत करने पर जोर और सामाजिक न्याय की लाइन को बढ़ावा देने का मॉडल सिद्धारमैया के राजनीतिक दर्शन से मेल खाता है। यही रणनीतिक समानता उन्हें एक दूसरे का स्वाभाविक साथी बनाती है। यही वजह है कि जब केसी वेणुगोपाल ने दोनों नेताओं को बैठक के लिए संदेश भेजा तो सिद्धारमैया ने तुरंत शिव कुमार को अपने घर नाश्ते के लिए आमंत्रित कर दिया, बजाय इसके कि वे खुद शिव कुमार के घर जाएं, क्योंकि वह उनके लिए कमजोरी का संकेत माना जा सकता था। मुख्यमंत्री आवास कावेरी में हुआ वह शांति नाश्ता फिलहाल किसी बड़े विस्फोट को रोकने में सफल रहा। फिलहाल बदलाव की कोई संभावना नहीं है। दोनों नेताओं ने हाईकमान के फैसले का पालन करने की बात कही है, लेकिन इस बात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म है कि क्या 7 जनवरी के बाद, जब सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले देवराज उर्स का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, तो वह पद छोड़ देंगे या मार्च तक रहकर बजट पेश कर अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे, या फिर 2028 तक पद पर टिके रहने की रणनीति अपनाएंगे। यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के कास्ट सेंसस आधारित नीतियों को लागू करने का उनका सपना उन्हें पद छोड़ने से रोक सकता है, क्योंकि उनके लिए उन्हें और समय चाहिए होगा। ये पूरा घटनाक्रम राजस्थान की घटना से बहुत मिलता जुलता है, जहां अशोक गहलोत ने भी अपने कार्यकाल के बीच में ही सचिन पायलट की महत्वाकांक्षाओं को अस्वीकार कर दिया था। सिद्धारमैया इस मामले में गहलोत की
गलती दोहराना नहीं चाहेंगे कि वे गांधी परिवार से टकराव की स्थिति बनाएं। गांधी परिवार के साथ उनका तालमेल उन्हें पद पर टिके रहने में मददगार है। कर्नाटक का ये विवाद केवल एक राज्य का सत्ता संघर्ष नहीं, ये कांग्रेस की आंतरिक कमजोरी का बड़ा संकेत है। पार्टी की चुनावी पराजयों की लंबी श्रृंखला ने हाईकमान की पकड़ कमजोर कर दी है। उनके निर्देशों का पालन न होना अब आम बात बन चुकी है। राजस्थान हो या छत्तीसगढ़, जहां भूपेश बघेल के समय टी.एस. सिंहदेव को भी आधे कार्यकाल का वादा किया गया था, दोनों जगह हाईकमान अपने ही समझौते को लागू करने में विफल रहा, जिसका परिणाम ये हुआ कि दोनों राज्यों में सरकारें चली गईं। कर्नाटक की ये स्थिति कांग्रेस के सामने एक और बड़ी विडंबना पेश करती है। 2.5 साल वाला मुख्यमंत्री पद का मॉडल हर बार गुटबाजी बढ़ाने का ही काम करता है। ये ना तो व्यवहारिक है और ना ही राजनीतिक रूप से टिकाऊ। 2005 में जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद द्वारा सत्ता हस्तांतरण इसका एकमात्र सफल उदाहरण है। कर्नाटक इसके विपरीत एक हाई प्रोफाइल, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण आईटी हब वाला प्रदेश है, जहां अस्थिरता का हर संकेत निवेशकों और नागरिकों दोनों के लिए चिंताजनक होता है। फिलहाल कांग्रेस के लिए कर्नाटक दक्षिण भारत में उनके लिए भाजपा के विस्तार को रोकने की अंतिम दीवार है। यहाँ अस्थिरता का संदेश उनके लिए राष्ट्रीय राजनीतिक भविष्य पर भी असर डाल सकता है, और यही वो डर है जिसने पार्टी को अब मजबूर कर दिया है कि वह इस सत्ता संघर्ष को किसी भी तरह शांत रखें, कम से कम 2026 के चुनावों तक। अंत में ये स्पष्ट है कि कर्नाटक का ये संघर्ष केवल शिव कुमार और सिद्धारमैया का टकराव नहीं, ये कांग्रेस की बदलती संरचना, कमजोर होते हाईकमान, बदलते सामाजिक समीकरणों और राजनीतिक अनिश्चितताओं का प्रतिबिंब है। आने वाले महीनों में ये तय हुआ कि कांग्रेस इस स्थिति से निकलती है या एक और राज्य में अपने ही नेताओं की महत्वाकांक्षा के बीच फंसकर नुकसान उठाती है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।